इमिग्रेशन प्रोसेस जिसके पूरा करने पर कोई पर्सन अपना देश छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकता है। अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो इमिग्रेशन प्रोसेस का हर देश पर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट पड़ता है और इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी उस देश को मिलते हैं। किसी भी देश में अगर मल्टी कल्चरल सोसाइटी है तो ये इमिग्रेशन की वजह से ही है। साइंस, मेडिकल, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट, लगभग हर सेक्टर में कई कंट्रीज का डेवलपमेंट इमिग्रेशन के चलते ही हुआ है, क्योंकि यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिडिल ईस्ट के देशों में लोग एजुकेशन, जॉब, बेटर लाइफस्टाइल और बिजनेस पर्पस के चलते जाकर सेटल हो जाते हैं। इससे ना सिर्फ उस पर्टिकुलर देश की इकोनॉमी ग्रो करती है, वो इंसान पहले जिस देश का नागरिक था वहां भी अपनी फैमिली के पास पैसे भेजता है। इससे उसकी ओरिजिन कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो करती है। तो ये एक वाइस वर्सा प्रोसेस है जो हर देश को फायदा पहुंचाता है। जैसे कि हम इंडियंस विदेशों में बसना चाहते हैं, उसी तरह नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और बाकी देशों से भी लोग इंडियन सिटीजनशिप लेते हैं। इमिग्रेशन एक हिस्टोरिक प्रोसेस है, मतलब एक देश से दूसरे देश में बसने, आने जाने, पढ़ाई, बिजनेस, टूरिज्म जैसे काम करने से जुड़ा ये सदियों पुराना तरीका है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड टाइम पीरियड में लार्ज स्केल पर रेफ्यूजी मूवमेंट के चलते इमिग्रेशन देखने को मिला। 1950 और 1960 के दशक में जब एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनाइजेशन खत्म हुआ तो एशिया और अफ्रीका से यूके और फ्रांस में लोगों का जाना शुरू हुआ। रिजल्ट ये निकला कि यूनाइटेड किंगडम ने जो ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट 1948 पास किया था, उसके अंडर कॉलोनियल कंट्रीज के लोगों को ब्रिटिश सिटीजनशिप मिलने लगी। ये उन देशों के नागरिक थे जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ मेंबर कंट्रीज के सिटीजन थे। इमिग्रेशन प्रोसेस के जरिए यूरोप के देशों की नागरिकता मिलना शुरू होने पर इमिग्रेंट्स और गेस्ट वर्कर्स के तौर पर कॉलोनियल कंट्रीज के लोगों ने यूरोप के इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से बनाने में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अपनी गरीबी मिटाने और बेहतर जिंदगी की उम्मीद में यूरोप पहुंचे लोगों ने हेवी इंडस्ट्री, हेल्थ सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया।